हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू शशि गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। आज हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम वन बाय वन करके अपने वीडियोज में कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये नेक्स्ट वीडियो है। आज फिर से हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए तथा बी 4:5 के अनुपात में हैं और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि दो संख्याएं हैं ए और बी जिनका अनुपात क्या है 4:5 है और वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 81, जो कि क्या है उनके वर्गों का अंतर है। ठीक है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे कि जो 81 है वो वैल्यू किसकी, क्योंकि हम फार्मूला लास्ट वीडियोज में हमने देखा था कि जो दिया हुआ उसके बटे में उसकी ही वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 81 क्या है वर्गों का अंतर, तो इनके वर्गों का अंतर अनुपात में क्या, अनुपात में वर्गों का अंतर क्या होगा, ये होगा 16 इसका वर्ग और इसका वर्ग 25 और दोनों का डिफरेंस क्या होगा 9। ठीक है, 9 लिख देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। लेकिन ये जो 9 आएगा ये स्क्वायर में होगा, तो रियल में जो यूनिट में वैल्यू 3 होगी। अब ये स्क्वायर में क्यों होगा, क्योंकि ये वर्गों का अंतर है और जब भी वर्गों का अंतर करते हैं तो वर्गों का अंतर भी वर्ग में होता है। कैसे, क्योंकि अगर देख लें इसको हम 4x माने इसको 5x, तो ये ध्यान देना होगा क्योंकि नॉर्मली जब दिया होता है इसका योग दे दें या इसका अंतर तो डायरेक्ट लिख के हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। लेकिन चूंकि वर्गों का अंतर वर्ग से संबंधित है तो वर्ग में ही आंसर आएगा, तो इसका हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये रियल वैल्यू यूनिट में आएगा, तब हम आगे आंसर निकालेंगे। क्योंकि अगर हम इसको 4x इसको 5x लें तो दोनों के वर्ग करें तो इसका वर्ग क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर और इसका वर्ग 16x स्क्वायर, डिफरेंस क्या आएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक स्क्वायर में आया। अब 9x स्क्वायर इक्वल टू 81 करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी 3। तो ये हमें याद करना होगा, तो हमें ये नहीं करना पड़ेगा। अगर हम इसको ध्यान दे लेंगे तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू, अनुपात के एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि 81 क्या था वर्गों का अंतर, तो हमने वर्गों के अंतर को वर्गों के अंतर से डिवाइड किया तो एक यूनिट का स्क्वायर बराबर आएगा 9। तो एक यूनिट क्या आएगा, क्योंकि ये वर्गों का अंतर था तो स्क्वायर रूट करेंगे तो एक यूनिट अनुपात का बराबर किसके होगा 3 के। तो फिर यहाँ से पूछ कर रहा है ए का मान, तो ए अनुपात में है कितना 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, क्योंकि हम क्या करते हैं जो फाइंड आउट करना होता है उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो अनुपात में ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 3 12। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। या फिर एक्स की वैल्यू 3 आई थी तो यहाँ 4x क्या हो जाएगा 4 × 3 12। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे। तो अगर इस तरह से देखें तो क्या करना होगा, हमें ये ध्यान देना होगा कि वर्गों का अंतर है तो स्क्वायर में ही आएगा, तो एक बार स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तब एक यूनिट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 के अनुपात में है, तब सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 15 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, तो इसमें बहुत ही आसानी से लग जाएगा उसी फार्मूले से। क्या कि जो भी हेल्प दी हुई है, हेल्प क्या दी हुई है कि 15 सेंटीमीटर रियल वैल्यू दी हुई है, और ये किसकी वैल्यू है, जो सबसे बड़ी भुजा है और जो सबसे छोटी भुजा है उनके दोनों के बीच का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, जो हेल्प दी हुई है उसके बटे में उसी का रेशियो। तो हेल्प किसकी है, सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर, तो अनुपात में सबसे छोटी भुजा 7 और सबसे बड़ी 12, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो अनुपात में वही चीज लिखेंगे जिसकी हमें वैल्यू दी हुई है। तो 15 सेंटीमीटर सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर है, तो अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर 5 है, तो 15/5। फिर जो फाइंड आउट क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 36, यानी कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपली उस फार्मूले से आ जाएगा कि जो हेल्प दी हुई है, हेल्प क्या दी हुई है कि बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अंतर कितना है 15 सेंटीमीटर, ये वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करेंगे 15 सेंटीमीटर लेंगे और अपान में जो अनुपात में सबसे छोटा और सबसे बड़ा है दोनों का अंतर लिखेंगे, इनटू जो फाइंड आउट करना है। तो अनुपात में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 12, और सबसे बड़ी भुजा फाइंड आउट करनी है तो 12 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर दिया हुआ है कि 300 रुपए की राशि को P Q R में विभाजित किया गया, तो Q को P से
30 रुपए अधिक, यानी कि अगर P है तो Q को P से 30 रुपए अधिक मिले। ठीक है, और R Q से 60 रुपए अधिक, जो R है वो Q से 60 रुपए अधिक पा रहा है। P जो Q है वो P से 30 रुपए अधिक और R Q से 60 रुपए अधिक प्राप्त करे तो उनका अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें सबसे बड़ा कौन होगा? R, क्योंकि P जो Q है वो P से बड़ा है और R Q से भी बड़ा है, तो R सबसे बड़ा, तो अनुपात में भी R सबसे बड़ा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। तो अनुपात में R सबसे बड़ा होना चाहिए। तो पहले में देखें तो R सबसे छोटा अनुपात में दिया है, गलत होगा, ये नहीं होगा। दूसरे में R सबसे बड़ा और R सबसे बड़ा होगा, Q उससे छोटा और P सबसे छोटा, तो इसमें P सबसे छोटा है, उससे बड़ा Q और उससे बड़ा R, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट देखें तो P से छोटा Q दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि P से बड़ा Q है, Q P से 30 ज्यादा है। और नेक्स्ट देखें तो P से तो Q बड़ा है लेकिन Q से R को छोटा दे दिया गया, जबकि Q से ये बड़ा है R, तो ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन बचा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इस तरह से हम चेक करके जरूर देखेंगे क्योंकि वहां ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो ऐसे बहुत ही आसानी से एलिमिनेट होके हो सकता है आंसर आ जाए पहली बार में ही। ठीक है, तो इस तरह से देख लेंगे क्योंकि ये है कि P जो Q है वो P से बड़ा और Q जो R है वो Q से बड़ा। ठीक है, और बड़ा कितना है? P Q से 30 बड़ा है और R 60 जो R है वो Q से 60 बड़ा, यानी कि अनुपात जो होगा इसका जो डिफरेंस होगा P और Q का जितना होगा Q और R का उससे ज्यादा होगा, दोगुना होगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस 30 है, ये 60, 30 का दोगुना है, तो अनुपात में जो P और Q का डिफरेंस होगा वो डिफरेंस जो Q और R के बीच होगा वो दोगुना होगा इससे। ठीक है, जैसे कि इसमें देखें 2 और ये सही आंसर था, तो P और Q का डिफरेंस कितना है? 1, और 3 और 5 का डिफरेंस 2, दोगुना है। ठीक है, क्योंकि रुपए में भी दोगुना है, जो Q है वो P से 30 ज्यादा है और R Q से 60 ज्यादा है, 30 का दोगुना 60 होता है। तो ये भी चेक कर लेंगे। अगर दो ऑप्शन मिल गए जिनमें कि ये P से बड़ा Q और Q से बड़ा R है, तो फिर हम ये चीज चेक कर लेंगे कि जो डिफरेंस है वो सेम अनुपात है कि नहीं, क्योंकि ये 30 ज्यादा है, ये 60 ज्यादा है, तो ये अगर इसका 1 लेंगे तो ये 2, यानी कि जो डिफरेंस है वो यहाँ पे जितना है P और Q के बीच में, Q और R के बीच में वो दोगुना है डिफरेंस। ठीक है, तो वो चीज भी देख लेंगे। ठीक है, वरना नॉर्मली तो हम ऐसे तो लगा ही लेंगे, लेकिन इस तरह से जो ऑप्शन होंगे उससे एलिमिनेट करके हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ सकता है। ठीक है, या फिर अगर उस तरह से ना निकले कि जैसे कि अनुपात में हमने देखा कौन किससे बड़ा, अगर सभी दे दिए इसी क्रम में कि P से बड़ा Q, Q से बड़ा R, और ये चीज भी कि ये दोगुना है और ये जितना है अंतर उससे दोगुना ये है, ऐसे से भी ना निकले तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास 300 रुपए क्या था टोटल राशि, तो चेक करना हो, जैसे कि इसको चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? टोटल के बटे में टोटल, तो तीनों का योग कितना है? तीनों का योग 10 है। फिर अगर हमें क्या करना होगा, हमें दिया हुआ है कि P और Q का डिफरेंस कितना है? 30, क्योंकि Q जो है P से 30 ज्यादा है, तो हमें यहाँ डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे जिसमें ये डिफरेंस 30 और ये डिफरेंस 60 आ जाए, वही आंसर हो जाएगा। तो हमें पहला डिफरेंस कौन सा? P और Q का निकालना है, तो P और Q के बीच अनुपात में डिफरेंस 1 है, तो वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ 300 था तो वैल्यू आ जाएगी ये 30, तो सही है, पहला आंसर सही निकला। और अगर हमें Q और R की डिफरेंस निकालना तो अनुपात में Q और R का डिफरेंस क्या है? 2, तो 1 की जगह 2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 60, यानी कि ये डिफरेंस 30 और ये 60 निकला, तो सही आंसर लेके चले थे तो वही निकलेगा ही। ठीक है, तो फिर हम ये डिफरेंस चेक कर लेंगे अनुपात में। क्या करेंगे? टोटल जो राशि दी हुई है उसके बटे में अनुपात का टोटल, जिसको चेक करना है, इसको चेक करना है तो इसका तीनों का योग इनटू दोनों डिफरेंस निकालेंगे। पहला P और Q का डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे, फिर Q और R का, अगर दोनों डिफरेंस 30 और 60 आते हैं तो फिर वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं, इन 3 तरीकों, लास्ट वाले से तो आंसर आ ही जाएगा जो डिफरेंस निकालने वाला है, लेकिन उससे पहले जो हमने एलिमिनेशन देखा उससे भी आंसर आ जाएगा और पहले ही आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे हम चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन से इस तरह से चेक करके हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर दिया हुआ है कि 8x और 50 एक क्रमागत समानुपात हैं, यानी कि तीनों क्रमागत समानुपात में हैं, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो पहला है, दूसरा है, तीसरा, यानी कि दूसरे यानी कि बीच वाले की वैल्यू पूछा गया, यानी कि मध्यानुपाती हमें प्राप्त करना है, यानी कि 8 और 50 का मध्यानुपाती क्या है। ठीक है, इसी की वैल्यू दिया हुआ है कि x है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो यानी कि ये बीच का यानी कि मध्यानुपाती फाइंड आउट करना है। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या था? जो बीच का होता है उसका स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर बराबर AC, यानी कि फर्स्ट जो कि 8 है और c जो कि 50 है का मल्टीप्लाई, ये फार्मूला था जब भी मध्यानुपाती ज्ञात करना हो, जो कि फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, तो जब भी मध्यानुपाती प्राप्त करना हो, यानी कि 3 दिए हुए हैं, उनमें बीच वाले का वैल्यू प्राप्त करनी है और तीनों क्रमागत समानुपात में हैं,
तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बीच का स्क्वायर यानी कि जो मध्यानुपाती है तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा 400, तो एक्स इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ठीक है, तो मध्यानुपाती क्या हो जाएगी 20, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 20। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सही समानुपात कौन है, यानी कि 4 ऑप्शन में है, इनमें सही समानुपात कौन है। तो सही समानुपात कौन होता है, हमने देखा था कि जब भी समानुपात में लिखा हुआ यानी कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी के लिखा हुआ है तो क्या होता है, दोनों अनुपात बराबर होते हैं। ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात सी अपॉन डी, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, दोनों इक्वल होंगे। तो जिसमें ये फॉलो कर रहा हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले में देखें तो क्या है 12/9 इक्वल टू 16/12। ठीक है, दोनों को डिवाइड करें तो वैल्यू से मानी चाहिए, तो 3 से डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, और ये आ जाएगा 4 से डिवाइड, ये 4/3, दोनों इक्वल है, तो यही आंसर सही हो जाएगा, यानी कि यही सही समानुपात में है। ठीक है, तो यही आंसर होगा, यानी कि बाकी सही समानुपात में नहीं होंगे, चाहे चेक करके देख लिए। तो ये 13 11 है, 5 4 है, तो ये तो अभाज्य संख्या है तो डिवाइड ही नहीं होगी। ये 13 11, ये 5 4, अब इसके आगे डिवाइड ही नहीं होगी और ये दोनों इक्वल नहीं है, ये तो वैसे भी गलत सही समानुपात है ही नहीं। और इसमें भी देखें तो 30 45 इक्वल टू 13 24, तो ये तो 15 से डिवाइड होगा 2/3 हो जाएगा, लेकिन ये अब डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह ये भी इक्वल नहीं होगा, 3 5 है 2 5 है, नहीं होगा, तो यही ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, समानुपात में क्या होता है, दोनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं, तो बराबर करेंगे, जिसमें कि बराबर वैल्यू आ जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में था कि दोनों का अनुपात बराबर था, तो जब दोनों अनुपात बराबर होंगे तो वो सही समानुपात में होंगे। ठीक है, तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी इक्वल टू अगर इतना हो, बी अनुपात सी इतना हो, तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी क्या होगा। तो यहाँ हम ए और बी और सी की डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कब, जब इनके कंबाइंड रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों एक साथ होंगे तभी हम ए बी और सी की वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ हमारा पहला काम क्या होगा, क्योंकि ए बी का अलग और बी और सी का अलग अनुपात है, तो क्या करेंगे, तीनों का कंबाइंड अनुपात, यानी कि ए बी और सी तीनों का कंबाइंड अनुपात निकालेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ ए अनुपात बी क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 2 है तो दोनों के हर बराबर कर लें तो अंश वाला अनुपात में आ जाएगा। तो यहाँ क्या कर लेंगे, 3/2 कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा और इसमें 2 से, तभी हर बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 6 6 आ जाएगा दोनों में, तो हर बराबर हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो अंश का अनुपात आ जाएगा, यानी कि 3/2। ठीक है, 3/2 आ जाएगा। इसी तरह ये ए और बी का आ गया, तो अगला बी और सी का क्या आ जाएगा, बी और सी का आ जाएगा 1/5 और 1/3 है, तो कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, क्योंकि रेशियो 15 आएगा, जो एलसीएम है 15 आएगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ये 3:5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 बनाने के लिए 3 से अंश और हर में मल्टीप्लाई, 5 से अंश और हर में मल्टीप्लाई, और दोनों के हर बराबर हो जाएंगे जो कि कट जाएंगे, तो अंश का अनुपात आ जाएगा 3/5, तो 3/5 ये हो जाएगा बी अनुपात सी। अब ए बी और सी का कंबाइंड रेशियो क्या होगा, ए का निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले वालों को मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 9, बी का इन दोनों का मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 6, और सी के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये सभी कंबाइंड रेशियो निकालने की जो मेथड है ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसी तरह निकालेंगे। उसके बाद हमें अनुपात किसका, ए प्लस बी और बी प्लस सी का निकालना है, तो हम डायरेक्ट ए की वैल्यू ये ले लेंगे, बी की ये और सी की ये, तो रख देंगे। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 9 + 6 15 अनुपात, और बी प्लस सी कितना हो जाएगा 10 + 6 16, तो रेशियो क्या हो जाएगा 15/16। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो पहले क्या करना होगा, कंबाइंड रेशियो, क्योंकि ऐसे हम वैल्यू तभी ले सकते हैं डायरेक्ट जब कंबाइंड रेशियो हमें पता होगा, तीनों का एक साथ, तभी हम ले सकते हैं, अलग अलग हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालना होगा, उसके बाद तीनों की वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पे रख के अनुपात हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर दिया हुआ है कि यदि ए की आय बी से 10% अधिक और बी की आय सी से 20% कम हो तो ए बी सी और सी के आय का अनुपात, तो तीनों का एक साथ अनुपात पूछा गया है कि ए बी और सी के आय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, और जबकि ए का बी के साथ और बी का सी के साथ जो है यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, तो दोनों का अलग अलग अनुपात निकालेंगे, फिर उसके बाद कंबाइंड रेशियो निकाल देंगे। तो क्या है कि ए की आय कह रहा है कि बी से 10% अधिक है, तो ए ले लेंगे बी। अब ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बी को हम 100 ले लें, तो ए की कितनी हो जाएगी 110।
ठीक है, क्योंकि 10% अधिक है तो 100 का 10% है, 10 ही होता है तो ऐड करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रेशियो आ गया। तो यहाँ से रेशियो ए और बी का क्या आ जाएगा 11:10, यह आ जाएगा ए और बी का। और हम निकाल लेते हैं बी और सी का। तो बी और सी में संबंध क्या है कि बी की आय सी की 20% कम है, तो सी की अगर 100 लें तो बी की क्या आ जाएगी 80, क्योंकि बी की आय सी से 20% कम है। ठीक है, तो इस तरह से बी की आ जाएगी 80 और दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 20 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 4:5। ये आ गया बी और सी का। अब हमें अनुपात किसका चाहिए, ए बी और सी तीनों का अनुपात चाहिए कि तीनों की आय का अनुपात क्या है आपस में। ठीक है, तो कंबाइंड रेशियो चाहिए, तो हम क्या करेंगे ए बी और बी सी के एक साथ लिख के सेम उसी मेथड से हम दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो ए अनुपात बी कितना है 11:10 और बी अनुपात सी कितना है 4:5। कंबाइंड रेशियो के लिए क्या करते हैं, पहले का मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 44, ये हो जाएगी ए की वैल्यू और आगे बी की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 40 और सी की वैल्यू लास्ट वालों को मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा 50। अभी 2 से डिवाइड है क्योंकि रेशियो जो होता है लोवेस्ट फॉर्म में हमेशा लिखते हैं, तो अभी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22, यह आ जाएगा 20, ये 25। तो तीनों का रेशियो आ जाएगा, यानी कि तीनों की आय जो है ये इस अनुपात में है 22:20:25 के अनुपात में ए बी और सी की जो है आय है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों का अनुपात आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम निकालेंगे, पहले ए और बी का अलग अलग अनुपात, ए और बी और सी का निकालेंगे, फिर उसके बाद ए का बी के साथ अनुपात आ गया, बी का सी के साथ आ गया, फिर ए बी सी तीनों का कंबाइंड रेशियो हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर दिया हुआ है कि यदि एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीने के समय में खर्च करता है, यानी कि 3 महीने का खर्च उसकी 2 महीने की आय के बराबर है, क्योंकि क्या कह रहा है कि 2 महीने की आय 3 महीने के समय में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय कह रहा है कि 6,000 रुपए हो तो उसकी वार्षिक बचत क्या होगी। तो पहले अगर बचत हमें निकालना है तो आय में व्यय घटा दे तो बचत आ जाएगी। तो क्या कह रहा है कि उसका 3 महीने का खर्च, तो पहले खर्च देख लेते हैं कितना होगा उसका एक साल में। तो 3 महीने का खर्च 2 माह के आय के बराबर है। ठीक है, यानी 3 मंथ की जो खर्च है वो 2 महीने के आय के बराबर है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 महीने का खर्च किसके बराबर होगा, 12 मंथ का जो खर्च होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो कितना है 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 मंथ के आय के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 12 महीने का खर्च 8 महीने की आय के बराबर होगा, यानी कि 8 महीने की जो उसकी आय होगी वो पूरे साल के खर्च के लिए पर्याप्त हो जाएगी। तो बचत क्या होगी, जो 4 महीने की आय बचेगी, क्योंकि 8 महीने की आय तो खर्च होगी, तो 4 महीने की आय जो बचेगी वो बचत हो जाएगी। तो 1 महीने की आय 6,000 है, तो 4 महीने की आय क्या हो जाएगी 24,000, तो यही 24,000 हो जाएगी बचत। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा दिया हुआ है कि जो 2 महीने की आय है वो 3 महीने के खर्च के लिए पर्याप्त है, यानी कि 3 महीने के खर्च के बराबर है। ठीक है, तो 3 महीने का खर्च अगर 2 महीने की आय के बराबर है तो 12 महीने का खर्च तो 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना कर देंगे, तो यानी कि 8 महीने के आय के बराबर हो जाएगा। तो 8 महीने की आय जो होगी वो 12 महीने का खर्च जो है उसके लिए पर्याप्त होगी, यानी कि 1 साल का खर्च हो जाएगा। तो बचेगा क्या, जो 4 महीने की आय बची है, क्योंकि 8 महीने की तो खर्चा हो गई, तो बचेगी कितनी 4 महीने की आय, वही बचत हो जाएगी। तो 4 महीने की आय कितनी है 24,000, तो ये हो जाएगी बचत। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर की, क्रिकेट मैच में ए बी और सी प्रकार की टिकटों की कीमत क्रमशः 1,000 रुपए, 500 रुपए और 200 रुपए है। फिर कह रहा है कि ए बी और सी श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात 3:2:5 है, यानी कि इस अनुपात में टिकट बिके हैं तीनों श्रेणी के। यदि टिकटों की बिक्री की कुल वसूली 2.5 करोड़ रुपए है तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या क्या है, टिकटों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो पहले प्रकार की टिकटों का रेट क्या है 1,000, दूसरे 500 और तीसरे 200 रुपए, और टिकटें 3:2:5 के अनुपात में बेची गई है। तो इसको अगर 3x, 2x और 5x ले लें तो रुपए कैसे निकलेंगे, एक टिकट का रेट 1,000 है तो 3x टिकटों का दोनों का मल्टीप्लाई, तो पहले प्रकार का कुल रेट क्या आ जाएगा 1,000 इंटू 3x प्लस दूसरे प्रकार के 500 प्लस 2x। ठीक है, प्लस तीसरे प्रकार का 200 पर टिकट है तो 5x कुल टिकट है मल्टीप्लाई, तो कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए के बराबर हो जाएगा जो कि है 2.5 करोड़, तो बराबर हो जाएगा 2.5 करोड़ के। ठीक है,
क्यों? क्योंकि हमने क्या किया कि टिकटों का अनुपात ये था, तो ये टिकटें हो जाएंगी कि पहले प्रकार की इतनी टिकटें बिकी, दूसरे प्रकार की इतनी और तीसरे प्रकार की इतनी। और पहले प्रकार के प्रत्येक टिकट 1000 की है, दूसरे प्रकार की 500 की और तीसरे प्रकार की 200 रुपए की। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले प्रकार के कुल रुपए आ जाएंगे, और इसमें दोनों का मल्टीप्लाई तो दूसरे प्रकार के कुल रुपए आ जाएंगे, और इसमें दोनों का मल्टीप्लाई तो तीसरे प्रकार के कुल रुपए आ जाएंगे कि टिकटों से कितने रुपए प्राप्त हुए। तीनों का योग कुल 2.5 करोड़ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा? 3000 एक्स आ जाएगा। 3000 एक्स ये आ जाएगा 1000 एक्स, 1000 एक्स प्लस ये भी आ जाएगा 1000 एक्स इक्वल टू 2.5 करोड़। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 एक्स इक्वल टू 2.5 करोड़। ठीक है, उसके बाद दोनों को डिवाइड करें तो 30 5 से डिवाइड करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 1 2 3 यानी 5000। ठीक है, जबकि टोटल टिकटें हैं कितनी? पहले प्रकार की 3x 2x 5x, तीनों को ऐड करें तो आ जाएगा 10x। कुल टिकटें 10x है, x की वैल्यू 5000 है, तो कितनी हो जाएगी टोटल टिकटें? 5000 इंटू 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 50,000। यानी कुल टिकटों की संख्या क्या आ जाएगी? 50,000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो सिंपली क्या दिया हुआ था कि जो 3 प्रकार के टिकटें हैं 3 श्रेणी की, पहली श्रेणी की 1000 की प्रत्येक टिकट है, दूसरी श्रेणी की 500 की और तीसरी श्रेणी की 200 रुपए की। ठीक है, इनकी कीमत है, और तीनों श्रेणी की टिकटें बिकी किस अनुपात में? 3:2:5 में। कुल रुपए 2.5 करोड़ मिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कुल टिकटें मान लेंगे, पहली प्रकार की 3x, दूसरी प्रकार की 2x और तीसरी प्रकार की 5x। ठीक है, फिर प्रत्येक टिकट 1000 के, दोनों को मल्टीप्लाई, पहले प्रकार के कुल रुपए, दूसरे प्रकार के कुल रुपए और इनका मल्टीप्लाई तीसरे प्रकार के कुल रुपए, सभी का ऐड 2.5 करोड़ के बराबर कर देंगे। उसके बाद एक्स की वैल्यू, देन कुल टिकटें कितनी है? तीनों का ऐड 10x, तो वहां से आ जाएगी टिकटों की संख्या। एक्स की वैल्यू रखेंगे तो कुल टिकटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर दिया हुआ है कि एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है। यानी कुछ कहानियों की पुस्तकें हैं, कुछ अन्य, दोनों का अनुपात 7:2 है, और उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। यानी कहानियों की पुस्तकों की संख्या कितनी? 1512। तो कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किया जाने से उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। ठीक है, तो कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया, यह पूछा गया है। तो यहाँ पहली कंडीशन में देखें तो कहानियों की और अन्य पुस्तकों का अनुपात क्या है? 7:2। और 1512 जो दी हुई हैं पुस्तकें वो किसकी हैं? कहानियों की। ठीक है, तो हम यहाँ से दूसरी प्रकार की पुस्तकों की संख्या निकाल लेंगे। तो जो वैल्यू हमें दी हुई, हेल्प क्या दी हुई है कि 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं, तो उसके बटे में उसी का अनुपात, यानी कहानियों का अनुपात कितना है कहानियों की पुस्तकों का? 7। तो बटे में 7 इंटू हमें दूसरी पुस्तकें निकालनी है तो उसके अनुपात से गुणा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू की दूसरी प्रकार की पुस्तकें कितनी है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 1 एंड 216 आएगा, तो 216 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 432। यानी दूसरे प्रकार की पुस्तकें कितनी है? 432। ठीक है, तो दूसरे प्रकार की पुस्तकें आ गई। अब कह रहा है कि कुछ कहानियों की पुस्तकें और ऐड की गई, यानी कहानियों की पुस्तकें कुछ बढ़ गई। तो अब अनुपात क्या है? अब अनुपात कह रहे हैं कि 15:4 हो जाता है। 15:4। अब वर्तमान में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 15:4 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहानियों की कुछ पुस्तकें बढ़ गई, और लेकिन जो अन्य पुस्तकें थी दूसरी वाली वो तो सेम ही है, क्योंकि उनमें तो कुछ वृद्धि हुई नहीं। यानी कि 432 इस 4 के बराबर होंगी कि नहीं? ठीक है, क्योंकि दूसरी कंडीशन में जो अनुपात है उसमें जो दूसरी प्रकार का संख्याएं हैं, दूसरी प्रकार की पुस्तकें हैं, उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी पहले जितनी थी उतनी अभी है, क्योंकि जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ कि कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किया गया है। यानी कहानियों की पुस्तकें सिर्फ बढ़ाई गई हैं। यानी कि ये 4 जो अनुपात का है ये इसके बराबर होगा। तो यानी कि ये जो 432 दूसरे प्रकार की वस्तुएं हैं, ठीक है, इसके बटे में उसका अनुपात 4 इंटू हमें अब निकालना है कि अब कहानियों की पुस्तकें कितनी है, तो उसका अनुपात कितना है? 15। तो निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1520। ठीक है, ये आ जाएंगी पुस्तकें जो कि हैं किसकी? 1520 पुस्तकें हो जाएंगी कहानियों की। तो कहानियों की कितनी पुस्तकें ऐड की गई? पहले 1512 थी, यानी कि 8 पुस्तकें बढ़ाई गई, 8 पुस्तकों का और संग्रह किया गया। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि पहले 7:2 दिया हुआ है किसका? कहानियों की और
अन्य पुस्तकों का अनुपात। तो यहाँ कहानियों की पुस्तकें हमें पता थी, कह रहा है कि 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं, तो यहाँ अन्य पुस्तकें निकालेंगे, क्योंकि जो हेल्प दी हुई है यानी कि जो पुस्तकें दी हुई है वो कहानियों की हैं। तो कहानियों की पुस्तकें रियल में अपन अनुपात में कहानियों की पुस्तकें कितनी है 7 इंटू क्या करेंगे, जिसकी निकालनी है तो दूसरे प्रकार की पुस्तकें हम निकालेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 432। तो दूसरे प्रकार की पुस्तकें 432 आ गई। फिर कह रहे हैं कुछ कहानियों की पुस्तकें और ऐड की गई तो अनुपात 15:4 हो गया। तो हम यहाँ बदलाव किस में हुआ, कहानियों की पुस्तकें में, यानी कि जो दूसरे प्रकार की वस्तुएं हैं वो तो सेम ही है। यहाँ 432 है तो यहाँ भी 432 होंगी। तो यहाँ दूसरे प्रकार की पुस्तकें 432, तो उसके बटे में उसी का अनुपात जो कि दूसरे प्रकार की, यहाँ पे अनुपात क्या है 4 दूसरे प्रकार की पुस्तकों का, तो अपान में 4 इंटू अब हमें फाइंड आउट करना है कहानियों की पुस्तकें, तो 15 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1620 आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि मल्टीप्लाई से 15 इंटू 8 120 आएगा, तो 20 लिखेंगे, और 1 तो 15 तो 16 20 आएगा। तो यहाँ जो वृद्धि हुई है वो हुई है 108 की, यानी कि 108 पुस्तकों की। ठीक है, तो यहाँ 108 पुस्तकों की वृद्धि होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई गलत हो गया था। तो यहाँ सिंपली 108 पुस्तकों की यानी कि वृद्धि हुई है किसमें, कहानियों की पुस्तकों में। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम आंसर इस टाइप के क्वेश्चन का निकालेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर दिया हुआ कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या था 4:3। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, यानी कि 30 लड़कियों ने प्रवेश किया लेकिन कुछ लड़कों, पता नहीं कितने हैं लेकिन कुछ हैं, तो वो निकालना होगा कि कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों का और लड़कियों का अनुपात अब कितना हो गया 7:6। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या पूछा गया है, कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा। तो पहली कंडीशन में देख लेते हैं, 1554 कुल विद्यार्थी हैं जिनमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है 4:3। ठीक है, यानी कि ये बॉयज हैं ये गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या 4:3। तो हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन में दोनों का संख्या निकालेंगे। तो कुल विद्यार्थी 1554 है, तो कुल के बटे में कुल, यानी कि 4 और 3 7। तो पहले का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो दोनों की वैल्यू यहाँ से हम 7 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 2 222 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 ये हो जाएंगे बॉयज लड़के। उसके बाद गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये लड़कियों की संख्या आ जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि 30 लड़कियां बढ़ गई, 30 लड़के क्या कह रहा है, कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया तो 30 लड़कियां बढ़ जाएंगी। तो अब लड़कियां कितनी हो जाएंगी, दूसरी कंडीशन में लड़कियों की संख्या हो जाएगी 30 बढ़ेंगी तो कितना हो जाएगा 696। ठीक है, ये लड़कियों की संख्या हो जाएगी। और कह रहे हैं कुछ बॉयज कम हुए, यानी कि कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया और कितने छोड़े ये पूछ रहे हैं। और फिर अनुपात क्या हो जाए 7:6। अब बॉयज और गर्ल्स का अनुपात क्या है 7:6 अब। ठीक है, तो अब हमें यहाँ वैल्यू किसकी पता है, गर्ल्स की, क्योंकि लड़कियों की 30 वृद्धि हुई थी तो इतनी लड़कियां हैं, तो लड़कियों का अनुपात भी पता है, लड़कियों का रियल वैल्यू भी पता है। तो अब लड़कों की हम निकाल लेते हैं, फिर देख लेते हैं कितना कम हुआ। तो अगर लड़कियों की संख्या पता है कि 696 इस समय है, तो अनुपात में लड़कियां कितनी इस समय है 6। ठीक है, और निकालना किसका, हम बॉयज का निकाल लें। तो बॉयज अनुपात में कितने 7, तो जिसका रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई, तो निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 116। ठीक है, तो 116 आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 और 8। तो यहाँ 812 लड़के आ जाएंगे इस कंडीशन में, नई कंडीशन में। अब कितने लड़के हैं 812, तो लड़कों में कितनी कमी हुई 888 थे, 812 बच्चे, तो लेस कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 66, यानी कि लड़कों की संख्या में 76 आ जाएगा, सॉरी 76, यानी 76 लड़कों की कमी हुई है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आसानी से आंसर। तो हमें करना क्या है कि पहली कंडीशन में कुल विद्यार्थी दिए हुए हैं और लड़कों और लड़कियों का अनुपात, तो दोनों के अनुपात में हम बांट देंगे, तो लड़कों की संख्या आ गई ये और लड़कियों की संख्या आ गई ये। फिर क्या है कि लड़कियां 30 बढ़ गई। ठीक है, तो 30 लड़कियां बढ़ा देंगे तो इस समय लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी 696। ठीक है, और क्या कुछ लड़के विद्यालय छोड़ गए, तो हमें पता नहीं कितने छोड़े वही पूछा जा रहा है। तो नई कंडीशन में अनुपात कितना हो जाता है 7:6। तो यहाँ लड़कियों की संख्या पता है, तो लड़कियों की संख्या बटे लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो बटे 6 इंटू लड़कों की संख्या निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लड़कों की संख्या अब आ गई। ठीक है, तो अब तो कमी कितनी हुई थी घटा के देख लेंगे, जो पहले था उसमें लेस कर देंगे सेकेंड कंडीशन में, तो आ जाएगा कि 76 लड़कों की कमी हुई, यानी 76 लड़के विद्यालय छोड़ के चले गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे।
तो ये थे आज के हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाती हैं। ठीक है, तो बचे हुए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इससे ये दूसरा वीडियो था, तो हम 1 बाय 1 करके क्या कर रहे हैं कि सिंपल से लेके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे इससे भी डिफिकल्ट और अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज में हम लेके आएंगे। ठीक है, तो और भी अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।